गुड मॉर्निंग एंड आप लोगों का फिर से स्वागत है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर 6 में। कल हम बात कर रहे थे, इससे पहले की लेक्चर में हमने बात किया था डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के 5 पॉइंट के बारे में। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के कितने पॉइंट्स के बारे में हमने बात किया था? 5 पॉइंट के बारे में हमने बात किया था। अब हम आज 6th पॉइंट के बारे में फिर से बात करते हैं। और डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का 6th पॉइंट क्या कहता है कि जब एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंबाइन का मतलब जुड़कर, जब एटम कंबाइन होकर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वह फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। कैसे होते हैं कि उनका जो अनुपात होता है, उनके जुड़ने का अनुपात होता है, वो निश्चित होता है। तो उनके जुड़ने का अनुपात निश्चित होता है। ये किसका? जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का 6वां रूप था। छठी बात उन्होंने क्या बताई थी कि जब एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं, तो वह फिक्स होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं? फिक्स होल नंबर रेशियो। ठीक। 7वां पॉइंट बताया उन्होंने कि केमिकल रिएक्शन के दौरान, कब? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एटम का यानी परमाणु का रीऑर्गेनाइजेशन कैसा? रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक ठीक। रीऑर्गेनाइजेशन होता है। बात समझ रहे हैं? अर्थात एटम को ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है। ठीक। अर्थात और ना ही क्रिएट होता है। बात समझ रहे हैं? किसने बताया था? ये जॉन डाल्टन ने बताया कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी पुनर्विन्यास, यानी पुनः वो नए रूप में जुड़ते हैं। अर्थात एटम ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है, बल्कि वह क्या करता है? अपनी कंडीशन को चेंज कर लेता है। क्या करता है? अपनी कंडीशन को चेंज कर लेता है।
अपनी कंडीशन को क्या करता है, चेंज कर लेता है। बात समझे? बाद में फिलहाल ये रूल गलत साबित हो गया, जो ये नियम उन्होंने दिया कि एटम ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है, ये नियम बाद में गलत साबित हो गया जब आइंस्टीन ने E=mc² सिद्ध किया, तब ये नियम जो है वो गलत साबित हो गया। यानी एटम जो होता है उसको भी बनाया जा सकता है, नए एटम्स का भी, नए परमाणु का भी निर्माण किया जा सकता है। तो उन्होंने इस चीज को गलत साबित किया, वो हम बाद में पढ़ते रहेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की, यानी परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। चलिए ठीक, एटॉमिक मास और किसकी, मॉलिक्यूलर मास की, यानी परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान की अब हम बात करते हैं। अगर हम परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान की बात करें तो हम समझते हैं कि सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, और ये कार्बन का मानक मानकर हम देखते हैं कि कार्बन के मानक के हिसाब से परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। पहली डेफिनेशन, कार्बन को आधार मानकर, कार्बन को क्या मानकर, आधार मानकर। पहली परिभाषा क्या है, कार्बन के आधार पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास यह दर्शाता है किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास यह दर्शाता है कि उस एलिमेंट का एक एटम उस एलिमेंट का एक एटम, उस एलिमेंट का जो एक एटम है वो कार्बन 12 के एटॉमिक मास के, कार्बन 12 के एटॉमिक मास के 1/12 पार्ट की तुलना में, 1/12 पार्ट की तुलना में कितना भारी है। ठीक, ये डेफिनेशन कब लागू होगी, जब हम आधार मानेंगे किसको, कार्बन। लेकिन अगर हम यही आधार माने किसको, हाइड्रोजन को माने, तब क्या होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के आधार पर, यानी हाइड्रोजन को आधार यानी स्टैंडर्ड मानकर, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन स्टैंडर्ड।
अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन स्टैंडर्ड, यानी हाइड्रोजन को आधार जब हम मानते हैं तब क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक, तो किसी एलिमेंट का किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एलिमेंट के एक एटम का मास ठीक, क्या चीज, एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के एक एटम का मास। ठीक, ये किसको बेस यानी किसको स्टैंडर्ड मान के किया गया है, जब हम स्टैंडर्ड मानते हैं किसको, हाइड्रोजन को जब हम स्टैंडर्ड मानते हैं, लेकिन जैसे ही हम ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मानते हैं यहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, यानी अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन स्टैंडर्ड क्या चीज, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन स्टैंडर्ड किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाई 1/16 ऑक्सीजन 16, ये क्या है, ऑक्सीजन 16 के एक एटम का मास। ठीक, ये कब होता है, जब हम ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मानते हैं तब हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन कार्बन को स्टैंडर्ड मानने पे डेफिनेशन में और सारे चेंजेस आते हैं, वो भी हम देखते हैं। ठीक, और कार्बन को स्टैंडर्ड कब माना गया, जब कार्बन 12 की खोज हुई 1961 में, तब आयुपैक ने ये किया है। चलिए, क्या था, अकॉर्डिंग टू कार्बन स्टैंडर्ड, ये कब हुआ, जब हम कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हैं, और ये कब किया उन्होंने, 1961 में। कब ये माना गया, 1961 में। किसने माना इसको, IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या किया
कि कार्बन को स्टैंडर्ड माना और उसके आधार पर उन्होंने क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव मास क्या होता है। क्या होता है कि एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाई 1/12 C12 कार्बन 12 के एक एलिमेंट का एटॉमिक मास के एक एटम का मास। ठीक, ये कब था? जब कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया और इसी के बिहाफ पे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन एटम के मास की गणना की। कैसे की गई? यानी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या किया गया कि एक मास यानी क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का मास जो होता है वो होता है 1.6736 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है 10 टू द पावर -27 डिवाइडेड बाई 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -27। ये जो मान होता है नोट करके यहां देख लेते हैं हम इसको। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, एक AMU बराबर 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -27 होता है किलोग्राम। ठीक, इसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं और इसी के बिहाफ पे हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हम इस कैलकुलेशन को करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 1.0078 1.0078 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट। ठीक, अगर हम इसी के बिहाफ पे ऑक्सीजन का कैलकुलेशन करें तो ऑक्सीजन का मास जो आता है वो 15.995 आता है, यानी टोटल हम उसको 16 लिख लेते हैं। ठीक, अब इसी के साथ साथ हम बात करेंगे किसकी, मॉलिक्यूलर मास की यानी आणविक द्रव्यमान की, और वो हम बात करेंगे आप लोगों के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए